हाय एवरीवन, वेलकम टू जेके सीएससी। आज हमारा पॉलिटी का लेक्चर 3 है। ओवरऑल करंट अफेयर का लेक्चर 6 है। कल हमारा दूसरे लेक्चर आने स्टार्ट हो जाएंगे और टूवर्ड्स द सेकेंड वीक ऑफ नवंबर हम जो है वो सितंबर का भी ख़त्म कर लेंगे। तो पहला आज पॉलिटी स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टॉपिक हमारा कोलिशन गवर्नमेंट है। रीज़न आपको पता है क्यों है न्यूज़ में, क्योंकि इस साल कोलिशन गवर्नमेंट हुई है। ठीक है, कोई भी पार्टी जो है इंडिपेंडेंटली गवर्नमेंट नहीं बना पा रही थी। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, मेंस के रिलेटेड है, लेकिन आप कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स जो बीच में है वो मुझे लगा। 1997 में फर्स्ट कोलिशन गवर्नमेंट बनी थी यूनियन लेवल पे। ठीक है, किसकी गवर्नमेंट थी? जनता पार्टी ने गवर्नमेंट बनाई थी। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि पहली कोलिशन गवर्नमेंट जिसने पूरे 5 साल का अपना टर्म कंप्लीट किया हो वो एनडीए की गवर्नमेंट थी। ठीक है, एनडीए की गवर्नमेंट थी कब से कब तक? 1999 से लेकर 2004 तक। लेट्स मूव। अच्छा, सेकंड ये आ गया है कि तेलंगाना जो है उसको 10 साल पूरे कंप्लीट हो गए हैं एज अ स्टेट। ठीक है, तो स्टेट्स के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे, क्या है, किस तरीके से बनती है। स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज और यूनियन और इट्स टेरिटरी जो है ये आर्टिकल 1 के अंदर दिया हुआ है। आर्टिकल 1 के अंदर दिया हुआ है। ओवरऑल जो स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी के साथ डील करता है वो आर्टिकल 1 से 4 है। ठीक है, तो आर्टिकल 1 वही हो गया, इंडिया दैट इज भारत इज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। ठीक है, तो फेडरेशन नहीं, हम यूनियन ऑफ स्टेट्स हैं, जिसमें हमारी जो है इनडिस्ट्रक्टिबल यूनियन है और डिस्ट्रक्टिबल स्टेट्स हैं। तो यूनियन जो है वो स्टेट्स को किसी तरीके से भी तोड़ छोड़ सकती है अपने हिसाब से। पहले तो ये देख लेते हैं तेलंगाना कौन से एक्ट से बनी थी। आंध्र प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2014। अच्छा, आंध्र प्रदेश से बनी थी, तो इसमें इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि आंध्र प्रदेश जो थी वो फर्स्ट स्टेट थी जो लिंग्विस्टिक बेसिस पे बनी थी। कब बनी थी? 1953 में बनी थी। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल था पोटी श्री मुल्लू। ठीक है, पोटी श्री रामुलू, इनका इंपॉर्टेंट रोल था। इनने फास्ट रखा था और इनकी डेथ हो गई थी उस वजह से। ठीक है, तो गांधी जी के फॉलोअर थे ये। एक इनका नाम ज़रूरी है। अब आर्टिकल 3 तो हम पढ़ेंगे ही, थोड़ा सा आर्टिकल 3 पढ़ते हैं, फिर आगे और दूसरे आर्टिकल्स देखते हैं। 1 तो मैंने आपको बता दिया। ओवरऑल जो यूनियन और उसकी टेरिटरी के साथ जो डील करता है वो आर्टिकल 1 से लेके 4 तक करता है, पार्ट 1 में आता है। अब किस तरीके से नई स्टेट्स बनाई जाती हैं, स्टेट्स के साथ क्या क्या होता है, तो आर्टिकल 3 जो है वो इसके साथ डील करता है। ठीक है, आर्टिकल 3 क्या कहता है कि पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो एक लॉ के थ्रू नई स्टेट बना सकता है। किस तरीके से बना सकता है? चाहे तो सेपरेट कर सकता है टेरिटरी किसी भी स्टेट की, जैसे आंध्र प्रदेश से तेलंगाना अलग किया। ठीक है, या फिर दो या दो से ज़्यादा स्टेट्स को मर्ज कर सकता है, जोड़ सकता है, या कोई भी टेरिटरी जो है वो जोड़ सकता है। अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, मैंने आपको ये निमोनिक भी लिखा था, फिदा। ठीक है, फिदा, ये याद रखेंगे। तो आर्टिकल 3 में पार्लियामेंट के पास पावर क्या है कि वो कोई भी स्टेट बना सकता है, फॉर्म कर सकता है, एफ से फॉर्म, उसका किसी भी स्टेट का एरिया इंक्रीज कर सकता है, आई, किसी भी स्टेट का एरिया जो है वो कम कर सकता है, किसी भी स्टेट की बाउंड्री जो है वो ऑल्टर कर सकता है, और किसी भी स्टेट का जो नेम है वो भी ऑल्टर कर सकता है। तो आर्टिकल 3 के अंदर फिदा याद रखेंगे आप, ये वाली पावर्स हैं। ठीक है, अब किसी भी स्टेट को जब आप रीऑर्गेनाइज करते हो, न उसको बनाते हो या फिर बनानी होती है, तो उससे पहले जो होती है आपको एक बिल इंट्रोड्यूस करना पड़ता है पार्लियामेंट में, ऑब्वियसली। ठीक है, लेकिन बिल इंट्रोड्यूस करने से पहले आपको प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन चाहिए होती है। तो बिल इंट्रोड्यूस करने से पहले चाहिए आपको। ठीक है, जो प्रेसिडेंट रिकमेंड करेगा तभी आप ये चीज़ कर सकते हो। नेक्स्ट, अब प्रेसिडेंट जो है वो ये कर सकता है कि इस जो ये बिल रिकमेंड करना है उसने, ठीक है, वो स्टेट को भी भेज सकता है इस बिल को, कि वो अपने व्यू बताए एक स्पेसिफिक टाइम के बीच में, दौरान में। ठीक है, इतना ही है। अच्छा, इसके लिए कोई स्पेशल मेजोरिटी चाहिए नहीं, इसके लिए सिर्फ एक ऑर्डिनरी लेजिस्लेशन चाहिए, सिंपल मेजोरिटी चाहिए। अब आर्टिकल 2 ये किसके बारे में बात करता है? ये कहता है एस्टेब्लिशमेंट और एडमिशन ऑफ न्यू स्टेट्स दैट आर नॉट पार्ट ऑफ इंडिया। दिस इज क्लियर? ठीक है, तो अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि आर्टिकल 2 जो है वो कहता है कि वो स्टेट्स बनानी है जो इंडिया का पार्ट नहीं थी। आर्टिकल 3 जो है वो एग्जिस्टिंग स्टेट्स के बारे में बात करता है।
अब आर्टिकल 4 क्या है? आर्टिकल 4 कहता है कि कोई भी लॉ बनाया जाएगा अंडर आर्टिकल 2 और 3, वो अंडर आर्टिकल 368 के अंदर नहीं आएगा। 368 क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। तो ये कहता है कि अगर आप 2 और 3 आर्टिकल जो है, जो स्टेट बनाने वगैरह का काम कर रहे हो, वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं है। तो ऑब्वियसली सेव करने के लिए चीज़ों को। उसके बाद बेरूबारी केस था 1960 का। उसने बोला था कि अगर इंडियन टेरिटरी कोई भी हम किसी फॉरेन कंट्री को देते हैं, सीड करते हैं, तो वो कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने के बराबर होगा अंडर आर्टिकल 368। ठीक है। कुछ कमेटीज थी रीऑर्गेनाइजेशन की। सबसे पहले एस के दार कमीशन थी 1948 की। इसने बोला कि लिंग्विस्टिक बेसिस पे नहीं आप बना सकते स्टेट, एडमिनिस्ट्रेटिव बेसिस पे बनाओगे। जेवीपी कमेटी थी जिसमें नेहरू, पटेल और सीतारमैया थे, 1948 में बनी थी। इसने भी बोला था कि लैंग्वेज के बेसिस में नहीं बनानी है स्टेट्स। उसके बाद फजल अली कमीशन आई थी 1953 में। तो इस कमीशन ने 4 फैक्टर्स बताए थे कि किस बेसिस पे आप स्टेट को रीऑर्गेनाइज और बना सकते हो। सबसे पहले यूनिटी और सिक्योरिटी कंट्री की सबसे इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आप लिंग्विस्टिक और कल्चरल होमोजेनिटी भी देख सकते हो। उसके बाद इकोनॉमिक और फाइनेंशियल कंसिडरेशंस भी देखनी है। और उसके बाद अपने लोगों का वेलफेयर भी देखना है, और स्पेसिफिकली वेलफेयर ऑफ पीपल एंड नेशन एज अ होल। ठीक है, तो आपने ये चीज़ देखनी है। फजल अली कमीशन ने 14 स्टेट्स रिकमेंड की थी और 6 यूटी बनाई थी। तो ये कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के अंदर थी? कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 7th। ठीक है, 1956। इसी में जो है वो गवर्नर की भी बात की गई थी कि 2 या 2 से ज़्यादा स्टेट्स के लिए हो सकता है। ठीक है, तो इसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बेसिकली ज़्यादा इसमें फेडरल चीज़ें ही हैं। ठीक है, जब भी अमेंडमेंट आएगी कुछ ऐसा, तो इसमें ज़्यादातर फेडरल बातें की हुई है, तो इंपॉर्टेंट है, ये देख लीजिएगा। लेट्स मूव नेक्स्ट। इंपॉर्टेंट इंटरनल इमरजेंसी 50 ईयर्स कंप्लीट हो गए हैं। इंटरनल इमरजेंसी को 1975 में लगी थी। अब ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि ऑब्वियसली 50 साल पूरे किए हैं इसने। ठीक है, तो इमरजेंसी हमने सबसे पहले देखते हैं कि क्या है, कहाँ से लाई थी, क्या था। तो जो इमरजेंसी थी वो हमने 1935 का जो हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट थी वहाँ से लाया था। ठीक है, उसमें प्रोविजन था, तो वहाँ से हमने बोरो किया था। दूसरा हमें ये भी देखना है कि जो हमें वेमार कॉन्स्टिट्यूशन जर्मनी का है, उसमें ये बात की गई थी कि फंडामेंटल राइट्स को आप सस्पेंड कर सकते हो ड्यूरिंग इमरजेंसी। अच्छा, आर्टिकल्स कौन से हैं कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे इसके रिलेटेड? आर्टिकल 352 से लेके 360 तक। पार्ट कौन सा है? पार्ट 18 है। पार्ट 18 आर्टिकल 352 से लेके 360 तक। उसके बाद अब इसकी टाइप्स देखते हैं किस किस किस्म की होती है इमरजेंसी। एक तो नेशनल होती है, एक प्रेसिडेंट रूल होता है जिसको स्टेट या कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी भी कहते हैं, एक फाइनेंशियल इमरजेंसी भी होती है। फाइनेंशियल इमरजेंसी आर्टिकल 360 के अंदर आती है। प्रेसिडेंट रूल जो है आर्टिकल 356 के अंदर आता है। इसके साथ 365 भी एसोसिएटेड है। ठीक है, ये अब देखिए हमारा बेसिकली ये टॉपिक इमरजेंसी है। इंटरनल था, लेकिन हम थोड़ा सा ये एक्सटर्नल भी देख लेंगे। प्लस लेकिन आपको जो प्रेसिडेंट रूल है और फाइनेंशियल इमरजेंसी है, ये आपको ज़रूर पढ़नी है खुद से, क्योंकि ये चीज़ जो है ये बुक्स में आप पढ़ते हो। ऑल दो मैं पहले ये भी टॉपिक छोड़ने लगा था, फिर मुझे लगा ठीक है अगर दिया है तो एक बार करवा देता हूँ यहाँ से। आपको ये चीज़ खुद से पढ़ लेनी चाहिए, बेसिक बुक में होता ही है। अब हमने देख लिया, एक नेशनल इमरजेंसी थी, एक स्टेट इमरजेंसी थी जिसको प्रेसिडेंट रूल कहते हैं, और एक फाइनेंशियल इमरजेंसी थी। नेशनल इमरजेंसी कहता है कि प्रेसिडेंट कैबिनेट की एडवाइस पे एक प्रोक्लेमेशन जो है वो इशू कर सकता है। ठीक है, अगर सिक्योरिटी ऑफ इंडिया या फिर किसी भी कोई भी पार्ट इंडिया का, कंट्री का थ्रेटन्ड है बाय वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन या फिर आर्म्ड रिबिलियन। तो ये जो आर्म्ड रिबिलियन है ये होती है इंटरनल इमरजेंसी। वॉर और एक्सटर्नल एग्रेशन जो है वो होती है एक्सटर्नल इमरजेंसी। ये आर्टिकल कौन से अंदर है? आर्टिकल 352 बात करती है आपकी नेशनल इमरजेंसी, जिसमें दो हैं, एक इंटरनल है, एक एक्सटर्नल है। एक्सटर्नल जो है वॉर और एक्सटर्नल एग्रेशन पे उसका है, रीजन है, ग्राउंड है। इंटरनल का आर्म्ड रिबिलियन है। अब ये जो आर्म्ड रिबिलियन है ना, इससे पहले था इंटरनल डिस्टर्बेंस। इंटरनल डिस्टर्बेंस। तो जब ये इमरजेंसी आई उसके बाद फिर जनता पार्टी की गवर्नमेंट आई, तो उन्होंने 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में जो इंटरनल डिस्टर्बेंस था, क्योंकि बहुत ब्रॉड है इसमें कुछ भी हो सकता है, तो इन्होंने इसको चेंज करके आर्म्ड रिबिलियन कर दिया। आर्म्ड रिबिलियन कर दिया। ठीक है, हाँ यहाँ पे भी दिया हुआ है।
इंटरनल डिस्टर्बेंस जो था उसको सब्स्टिट्यूट करके हमने आर्म्ड रिबेलियन रख दिया 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के अंदर। 3 बार लगी है इमरजेंसी, नेशनल इमरजेंसी टोटल। एक्सटर्नल जो है वो 2 बार लगी है, 1962, 1971, और इंटरनल जो है 1975 में लगी थी। इसको 50 साल हो गए। अब इमरजेंसी लगती कैसे है? सबसे पहले मैंने आपको बता दिया कि प्रेसिडेंट जो है वो एक ऑर्डर इशू करेगा, प्रोक्लेमेशन इशू करेगा। किसकी एडवाइस में करेगा? कैबिनेट की एडवाइस पे करेगा। कैबिनेट को हेड कौन करता है? प्राइम मिनिस्टर करता है। तो ये एक प्रोक्लेमेशन इशू करेगा। जब उसने वो इशू कर दी तो 1 महीने के अंदर अंदर दोनों हाउस को उसको अप्रूव करना है। मतलब हाउस चाहे उसको रिजेक्ट करें या फिर अप्रूव करें, उनकी मर्जी है, लेकिन हाउस के सामने लेके जाना है उनको। ठीक है, तो अगर तो अप्रूव कर दिया तो वो 6 मंथ के लिए कंटिन्यू करता है। ठीक है, तो अगर डिसअप्रूव किया तो वो खत्म हो जाएगा। ठीक है। अब अगर अप्रूव हो गया, वो 6 महीने के लिए चलेगा। कब तक चल सकता है? इनडेफिनेट पीरियड के लिए, जब मर्जी तक के लिए। लेकिन हर 6 महीने में आपको परमिशन लेते रहना पड़ेगा। ये हर 6 महीने में जो परमिशन लेने वाला है, ये 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से आया था, पीरियड कम कर दिया था इसमें। ठीक है, यहाँ तक आई थिंक वी आर क्लियर। अब ऐसा होता है कि प्रेसिडेंट ने भी प्रोक्लेम कर दिया, हाउस के सामने आ गया, लेकिन हाउस में जो है लोकसभा जो है वो डिसॉल्व हुआ हुआ है। तो राज्यसभा तो लेकिन परमानेंट बॉडी है, तो अगर लोकसभा डिसॉल्व है तो ये हो सकता है कि जब लोकसभा वापस है रीअसेंबल होगी, ठीक है, वापस कॉन्स्टिट्यूट होगी, तो 1 महीने के अंदर अंदर वापस उनको क्या करना पड़ेगा? 30 डेज के अंदर फ्रॉम द फर्स्ट सीटिंग जो है उनको उस पर कोई डिसीजन लेना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन इसमें राज्यसभा का क्या रोल है? तो जब तक लोकसभा डिसॉल्व है, प्रेसिडेंट ने जो है प्रोक्लेमेशन लगा दी है, तो अगर राज्यसभा उसको अप्रूव कर देती है तो फिर वो तब तक चलता रहेगा जब तक लोकसभा आएगी। फिर लोकसभा को 30 दिन के अंदर अंदर उसको अप्रूव या डिसअप्रूव करना पड़ेगा। आई थिंक वी आर क्लियर। अब ऐसा हुआ कि लग गई है, 6 महीने का टाइम मिल गया है। अब जब 6 महीने के बाद उसको एक्सटेंड करने के लिए वापस लाया जाएगा, तो उस दौरान में भी अगर लोकसभा जो है डिसॉल्व होगी तो फिर यही सेम चीज़ होगी कि लोकसभा जब वापस रिकॉन्स्टिट्यूट होगी, उसको फर्स्ट सिटिंग से 30 दिन के अंदर अंदर जो है वो उसको डिसीजन लेना है, वरना प्रोक्लेमेशन खत्म हो जाएगी। ठीक है, 30 दिन के अंदर अंदर अगर लेना है, 30 दिन के नहीं लिया तो खत्म हो जाएगी। ठीक है, प्रोवाइडेड राज्यसभा इन द मीन टाइम अप्रूव्ड इट्स कॉन्टिन्यूएशन। आई थिंक वी आर क्लियर। इसके लिए स्पेशल मेजोरिटी चाहिए। स्पेशल मेजोरिटी का जो प्रोविजन है वो भी 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से आया था। अब किस तरीके से हट सकती है? तो इसको आप, प्रेसिडेंट जो है कभी भी हटा सकता है। ज़रूरी नहीं है कि पार्लियामेंट का उसको अप्रूवल चाहिए, वो अपने मन से कभी भी हटा सकता है। लेकिन अगर लोकसभा जो है सिंपल मेजॉरिटी से उसको डिसअप्रूव कर दे, ठीक है, तो उसको हटाना पड़ जाता है। दैट्स फाइन। ठीक है, अब ये देखते हैं, अगर लोकसभा ने उसको रिमूव करना है तो लोकसभा के 1/10 मेंबर जो हैं वो एक नोटिस देंगे स्पीकर को। अगर स्पीकर नहीं है हाउस में तो फिर प्रेसिडेंट को देंगे। ठीक है, तो उनको क्या करना पड़ेगा? 14 दिन के अंदर एक स्पेशल मीटिंग लानी पड़ेगी। तो फिर वैसे ही वहां पे अप्रूव या डिसअप्रूव करेंगे, उसी हिसाब से चलता है। अच्छा, एक मिनर्वा मिल केस है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मिनर्वा मिल केस ने ये चीज़ बोली थी कि जो इमरजेंसी है उसको आप चैलेंज कर सकते हो अगर वो मेलिफाइड है या फिर एब्सर्ड है। ठीक है, मतलब रेलिवेंट डाटा पे बेस्ड नहीं है, रेलिवेंट रेलिवेंसी नहीं है उसकी। अब इसके अंदर 2 आर्टिकल इंपॉर्टेंट आ जाते हैं। ठीक है, आर्टिकल 358 और 359। ये इंपॉर्टेंट क्यों है ये बताता हूँ। ये दोनों डील करते हैं कि जब नेशनल इमरजेंसी लगेगी तो फंडामेंटल राइट्स के साथ क्या होगा। तो फंडामेंटल राइट्स के साथ क्या होगा? आर्टिकल 359 जो है वो सब फंडामेंटल राइट्स की जो इन्फोर्समेंट है वो रोक लेता है। ठीक है, ठीक है, सारे फंडामेंटल राइट्स की इन्फोर्समेंट रोक लेता है एक्सेप्ट आर्टिकल 19। तो अगर आपको आर्टिकल 19 की इन्फोर्समेंट रोकनी है तो उसके लिए आपको आर्टिकल 358 जो है प्रेसिडेंट को लाना पड़ता है। मतलब जब वो इमरजेंसी लाएगा तो वो 358 के अंदर जब पावर यूज़ करेगा तो सारे फंडामेंटल राइट्स को जो है वो इन्फोर्समेंट रोक सकता है। अगर उसको आर्टिकल 19 की रोकनी है तो 358 से रोकना है। अगर सबकी रोकनी है जिसमें आर्टिकल 19 नहीं होगा, वो 359 है। एक चीज़, अब हम इन दोनों के बीच में डिफरेंस देख देते हैं।
ठीक है, तो आर्टिकल 358 जो है वो सिर्फ कन्फाइन है आर्टिकल 19 तक। ठीक है, आर्टिकल 359 जो है वो एक्सटेंड करता है उन सब फंडामेंटल राइट्स को जिसमें जिनको प्रेसिडेंशियल ऑर्डर ने इन्फोर्समेंट के लिए सस्पेंड किया है। तो इसमें एक चीज़ इंपॉर्टेंट है कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो एज सच जो है सस्पेंड नहीं हो जाते, लेकिन उनकी इन्फोर्समेंट सस्पेंड होती है, ये याद रखिएगा। तो प्रेसिडेंशियल ऑर्डर में जो जो आर्टिकल्स उनने बताए होंगे तो वो जो है वो सस्पेंड हो जाएंगे, इसमें फंडामेंटल राइट्स वो सस्पेंड हो जाएंगे। जब 358 आता है तो ऑटोमेटिकली आर्टिकल 19 जो है सस्पेंड हो जाता है। जब 359 आता है तो वो ऑटोमेटिकली फंडामेंटल राइट्स को नहीं करता सस्पेंड, वो सिर्फ उन उन फंडामेंटल राइट्स को करेगा जो आर्टिकल 358 के अंदर प्रेसिडेंट ने अपने ऑर्डर के अंदर दिया होगा कि इन इनकी हमने इन्फोर्समेंट रोकनी है। ये समझ रहे हैं? तो 359 में ऐसा नहीं है कि ऐसा कि आर्टिकल 19 तो ऑलरेडी नहीं है, तो ऐसा नहीं है कि सारे फंडामेंटल राइट्स जो है वो अचानक से खुद ही रोक लेगा। उसके पास पावर है प्रेसिडेंट के पास कि सब जो है उनको इन्फोर्समेंट रोक सकता है, लेकिन ऑर्डर के अंदर अगर कुछ स्पेसिफिक दिए तो फिर वो सिर्फ स्पेसिफिक रोकेंगे, बाकी सब पे नहीं होगा कुछ। आर्टिकल 358 के अंदर जो इमरजेंसी लगती है वो सिर्फ, और जो आर्टिकल 19 जो है वो सस्पेंड जो होता है, तो आर्टिकल 19 सिर्फ जो सस्पेंड होता है वो एक्सटर्नल एग्रेशन पे ही होता है वो सस्पेंड, ना कि इंटरनल इमरजेंसी पे। जो आर्म्ड रिबेलियन है उस पर भी नहीं होता। तो अगर आपको आर्टिकल 19 सस्पेंड करना है और 358 लाना है तो उसके लिए क्या कहते हैं, एक्सटर्नल एग्रेशन होना चाहिए, इंटरनल में नहीं हो सकता। जो 359 के अंदर सारे फंडामेंटल राइट्स जो है वो रुक जाते हैं। 359 जो है वो एप्लीकेबल दोनों में होता है, तो उसमें अगर एक्सटर्नल या इंटरनल इमरजेंसी कोई भी हो तो आप 359 ला के सारे फंडामेंटल राइट्स की इन्फोर्समेंट रोक सकते हो। अब टेरिटोरियल जो था इसका जुरिस्डिक्शन कहाँ तक है, तो 358 पूरी कंट्री के लिए अप्लाई होता है। 359 जो है या तो इंटायर कंट्री के लिए अप्लाई होगा या फिर किसी भी हिस्से के लिए। ठीक है, तो टाइम पीरियड क्या है, जब आर्टिकल 358 आता है तो वो फंडामेंटल राइट जो है आर्टिकल 19 में, उसको जब तक इमरजेंसी रहेगी तब तक उसको सस्पेंड करेगा। 359 के अंदर जो है वो तब तक ही सस्पेंडेड है जो प्रेसिडेंट ने अपने ऑर्डर में दिया है कि इस स्पेसिफिक पीरियड के लिए आपको ये बंद रहेंगे। ठीक है, तो आर्टिकल 358 जो है सस्पेंड करता है आर्टिकल 19 कम्प्लीटली। अच्छा, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि 359 जो है ये फंडामेंटल राइट्स सारे जो है उनकी इन्फोर्समेंट रोक सकता है एक्सेप्ट आर्टिकल 20 और 21। तो 20 और 21 जो है वो इमरजेंसी के दौरान में भी चलते हैं, उनकी इन्फोर्समेंट हो सकती है, उनको नहीं रोक सकते। लेट्स मूव। अब ये चीज़ एक इम्पॉर्टेंट है, आप ये देख लीजिएगा कि जस्टिस जस्टिस शॉ जो है इनकी जस्टिस शॉ कमीशन जो है वो हमने जनता पार्टी ने बनाई थी ताकि जो इमरजेंसी में जो भी चीज़ें हुई थी उनको इंक्वायर कर सकें। उसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ कि 44th अमेंडमेंट जो है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है 1978 की, उसमें क्या है, तो बेसिकली ये अमेंडमेंट जो है इन अपोजिशन और अगेंस्ट कह सकते हो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की आई थी, प्लस जो इमरजेंसी की वजह से उनको लगे लूप होल्स तो उसको ठीक करने के लिए आए थे। तो जो मैंने आपको ऊपर बताया कि रिटर्न अप्रूवल चाहिए, ठीक है, कैबिनेट का प्रेसिडेंट को, वो जो है वो इसमें बताया था कि आपको रिटर्न रिटर्न अप्रूवल देना पड़ेगा। ये फंडामेंटल राइट का मैंने आपको बता दिया। हाँ, फंडामेंटल राइट का जो था ये कि आर्टिकल 20 और 21 जो है वो इन्फोर्सेबल रहेंगे इमरजेंसी के दौरान में भी। ठीक है, वो जो है वो इसी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ने लाया था। राइट टू प्रॉपर्टी जो है उसी टाइम उनने ओमिट कर दिया था, तो वो उसको कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बना दिया था अंडर आर्टिकल 300A। अच्छा, 42nd ने आई थिंक जो इमरजेंसी के दौरान में ऐसा हुआ था कि जो इमरजेंसी के दौरान में पार्लियामेंट की टर्म थी वो 5 से 6 साल कर दी गई थी, तो इसने क्या किया, 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ने 6 से वापस 5 साल कर दी। 275A जो है वो रिमूव कर दिया, जुडिशल रिव्यू जो है उसको भी पावर्स आ गई। लेट्स मूव। अच्छा, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, अभी आप सुनिएगा कि इसमें हम दो को कंपेयर करके बताते हैं। ठीक है, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, सिंपल मेजॉरिटी सिस्टम और प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, इनमें डिफरेंस क्या है। ठीक है, फर्स्ट पास, अब ये दोनों सिस्टम है क्या, तो ये सिस्टम है जब हम किसी को इलेक्ट करते हैं तो किस तरीके से, क्या तरीका होगा उसको इलेक्ट करने का, वो क्या बेसिस रहेंगे,
वो इसमें बताए हुए हैं। ठीक है, तो फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम वही है जो हम अभी यूज़ करते हैं लोकसभा लेजिस्लेटिव असेंबलीज के लिए। जैसे अभी इलेक्शंस हुए, आप जाके आपकी क्या कहते हैं वहाँ पे आपने वोट दिया, जो जिस बंदे ने सबसे ज़्यादा वोट लिए वो जीत गया, तो वो फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम ही है। तो इसमें स्मॉल जियोग्राफिकल यूनिट्स होते हैं, जैसे कॉन्स्टिट्यूंसीज होती हैं, तो आपकी भी कोई कॉन्स्टिट्यूंसी होगी। ठीक है, तो ये जो है फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम के अंदर आता है। अब हम इनको कंपेयर करके बता देते हैं। फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम में आप स्मॉल जियोग्राफिकल यूनिट्स होंगे, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूंसीज या डिस्ट्रिक्ट्स कह सकते हैं। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन में किसी किस्म की भी कॉन्स्टिट्यूंसी हो सकती है, तो इतनी बड़ी भी हो सकती है कि एक पूरी कंट्री जो है वो एक कॉन्स्टिट्यूंसी है, जैसे यूएसए है। ठीक है, तो ऐसी कंट्रीज में क्या होता है कि जो इलेक्टोरेट्स हैं वो आके वोट करते हैं, पूरी कंट्री से वोट दिए जाते हैं। उसके बाद एक कॉन्स्टिट्यूंसी से एक ही बंदा इलेक्ट होता है फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम में। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन में ऐसा भी हो सकता है कि एक से ज़्यादा लोग जो हैं वो इलेक्ट होंगे। वोटिंग प्रोसेस में जो वोटर है वो वोट करता है कैंडिडेट के लिए। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन में जो वोटर है वो पार्टी के लिए वोट करता है। इसमें हम रिजेक्ट नहीं होंगे, इसमें हम रिजेक्ट नहीं होंगे क्योंकि मोस्टली तो पार्टी वाला ही पार्टी के साथ ही बेस्ड है, लेकिन कहीं कहीं पे इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स भी हो सकते हैं। तो मैं आपको इसका मतलब भी समझाऊंगा अभी। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन में जो एक पार्टी है, जितने उसको वोट मिले उससे ज़्यादा उसकी सीट्स हो सकती हैं। ठीक है, और जो फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम में, तो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन में जो सीट्स होती हैं लेजिस्लेचर में, वो प्रोपोर्शनल टू उनको कितना परसेंटेज ऑफ वोट मिला है उसके हिसाब से होता है। ये कौन कौन सी कंट्रीज में, ये देख लें आप। अब मैं आपको थोड़ा सा इसमें और बताता हूँ, पहले ये चीज़ बता देता हूँ। ठीक है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन में तीन किस्म के होते हैं। एक होता है सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, एक होता है लिस्ट सिस्टम, एक होता है मिक्स्ड मेंबर प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। तो मिक्स्ड मेंबर प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, पहले आपको यहाँ पे ये देख लेते हैं। सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, तो वोटर जो है वो अपने कैंडिडेट के लिए वोट करते हैं इन ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस। इसका मतलब समझाता हूँ। जैसे हमारे ये कहाँ पे होता है, राज्यसभा और स्टेट लेजिस्लेचर में होता है। तो होता क्या है, और प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के लिए होता क्या है कि लेटेड के 5 कैंडिडेट 1, 2, 3 और 4 लड़ रहे हैं, इलेक्शन लड़ रहे हैं। ठीक है, तो अब हमें एक स्लिप दी जाएगी। उस स्लिप में हम देखेंगे कि फर्स्ट हमारी प्रेफरेंस है कि जैसे 2 या 1 हो। सेकंड प्रेफरेंस देंगे इन चारों में से कौन है, थर्ड प्रेफरेंस देंगे कौन है, और चौथी प्रेफरेंस देंगे कौन है। ठीक है, तो इसमें हमें देखना होता है कि 50+1% वोट मिलना चाहिए एटलीस्ट मिनिमम। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा वोट जिसको होगा वो जीतता है। ठीक है, तो अब इसमें क्या करेंगे कि अब हमें पता है कि ये वाला कैंडिडेट है, इसको बहुत कम मिले। ठीक है, तो जिसने इसको वोट दिया होगा उसका वोट जो है दूसरों को ट्रांसफर हो जाएगा। दूसरों किसको ट्रांसफर होगा, जो उसने अपनी लिस्ट में, जैसे ये ए पर्सन है, इसने 4 को फर्स्ट प्रेफरेंस दी थी कि यार ये सबसे सही है, मेरे को सही लगता है। उसके बाद सेकंड को इसने सेकंड प्रेफरेंस दी थी। तो अगर 4 एलिमिनेट हो गया, इसमें से बाहर निकल गया, तो जो उसका वोट है वो ऑटोमेटिकली सेकंड को चले जाएगा। तो इसी तरीके से चलते रहते हैं जब तक आपको वो नहीं मिल जाते जिनके टॉप वोट्स हैं। ठीक है, तो लेट इट के यही देखेंगे कि इसने ऐसे किया, फिर बी होगा, तो बी ने किसी और को वोट दिया होगा, अगर वो एलिमिनेट हो गया तो उसका वोट जो है उसकी सेकंड प्रेफरेंस को चले जाएगा। अगर सेकंड प्रेफरेंस चली गई होगी तो थर्ड प्रेफरेंस को चले जाएगा। इस तरीके से ये देखा जाता है कि वोट की वैल्यू बने और जितना वोट है वो प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूट हो, मेजोरिटी के साथ आए। ठीक है, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट ये हो गया। लिस्ट सिस्टम में ये होता है कि वोटर जो हैं वो अपनी पार्टी के लिए वोट करते हैं। ठीक है, और जो पार्टी है फिर जितने वोट उनको मिले उस हिसाब से उनको जो है लेजिस्लेचर में, जहाँ पे भी, जैसे हमारे यहाँ पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर हो गया, ऑल दो ये सिस्टम इंडिया में नहीं है, तो जिस हिसाब के वोट मिले, जितने वोट मिले उस हिसाब से उनको सीट्स भी मिलेंगी। आई थिंक दिस इज क्लियर। इसका मैं आगे भी डिस्कस करूंगा अभी। ठीक है, उसके बाद आ गया मिक्स्ड प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। तो मतलब प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन अब क्या, फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम पड़ा था। फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम पड़ा था जिसमें कॉन्स्टिट्यूंसी होगी, उसमें कुछ बंदे इलेक्शन लड़ रहे होंगे, जिसको सबसे ज़्यादा वोट मिलेगा वो जीत जाएगा। तो मिक्स में ये होता है कि कुछ लोग तो फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम से ही इलेक्ट होके लाएंगे,
मतलब हर कॉन्स्टिट्यूंसी से एक बंदा आएगा। प्लस क्या होगा कि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के लिए कुछ सीटें रखी होंगी कि जिस पार्टी को इतना वोट मिला है तो उसको इतनी सीटें मिली होंगी। तो ये मिक्स सिस्टम है इन दोनों का। लिस्ट सिस्टम में हम पार्टी को वोट करते हैं। सिंगल ट्रांसफरेबल वोट जो है वोट सिस्टम है, उसमें यही रखते हैं कि हम प्रेफरेंस देते हैं कि हमारी पसंद का 1 2 3 4 है। अगर हमारा 1 जो है वो नहीं हो रहा इलेक्ट, मतलब उसको कम वोट मिल रहे हैं, तो वो एलिमिनेट हो जाएगा। ठीक है, तो उसका वोट जो है आपकी सेकंड प्रेफरेंस को चले जाएगा। तो इसी तरीके से सिस्टम चलता है। अब प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन जो है, इसमें यही हमने बोला कि जितना आपको वोट मिलेगा उस प्रोपोर्शन से आपको सीट्स मिलेंगी। ठीक है, तो अब मैं आपको इसमें ये समझाता हूँ। अभी रिसेंटली हमारे जनरल इलेक्शंस हुए हैं, उसमें एनडीए को जो है 293 सीट्स मिली हैं। वोट शेयर कितना है? 43%। इंडिया ब्लॉक को 234 सीट्स मिली हैं। वोट शेयर कितना है? 41.6%। अब जो इंडिपेंडेंट्स या दूसरी रीजनल पार्टीज थी, तो उनको 15% वोट मिले, लेकिन सीट सिर्फ कितनी मिली है? 16 सीट्स। तो अगर आप इनके साथ कंपेयर कर लो, सीट्स तो बहुत कम है यार इनकी। ठीक है, तो मतलब ऑलमोस्ट 1% पे एक सीट मिल रही है, तो यहाँ पे तो 4 5 6 गुना ज़्यादा है। अब अगर हम इसको प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के साथ एडजस्ट करते हैं कि जितना आपको वोट मिला है, जैसे एनडीए को जो है 43% वोट मिला है, तो फिर उस हिसाब से उसको कितनी सीट्स मिलनी चाहिए थी। अभी क्या हो रहा है कि लेट इट कि 3 लोग इलेक्शन लड़ रहे हैं, 90,000 वोट है। ठीक है, या 90,000 वोट है। अब होगा क्या कि सबको मिला कितना कितना वोट मिला? एक को 29,000 मिला, एक को 30,000 मिला, एक को 31,000 मिला। ठीक है, 90,000 हो गया। अब जो 31,000 वाला है वो इलेक्ट हो जाएगा। लेकिन आप ये भी तो देखो ना कि ये जो 60,000 59,000 जो पीछे रह गए, इनको तो रिप्रेजेंटेशन नहीं मिली ना। ठीक है, तो यही चीज़ इसके साथ डिस्कस करता है कि आप पार्टीज को वोट दो, तो ओवरऑल पता चले कि जनाब ये 60% जो पीछे बचे हैं, इनके बेसिस पे इलेक्ट हो रहे हैं लोग। ठीक है, तो वही हम बात कर रहे हैं कि एनडीए का है 43% वोट लेके 293 सीट्स, और वहीं पे 15% वोट लिया इंडिपेंडेंट्स ने और दूसरी पार्टी ने 16 सीट्स। अगर हम इसको एडजस्ट कर लें कि वोट के हिसाब से सीट दें, तो इस इलेक्शन में हमारी सीट्स कैसी होती, मतलब लोकसभा में जो है वो कितने बंदे जाने चाहिए थे अगर हम प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन देखते। तो एनडीए को 43% वोट मिला है। एक्चुअल सीट इनकी जो है वो 293 है। लेकिन अगर हमारा प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन होता तो 243 सीट्स होती। वैसे ही इंडिया ब्लॉक जो है उसको 41% वोट मिले, सीट्स 234 मिली हैं। अगर प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन होता तो 225 होता। और जो अदर और इंडिपेंडेंट्स हैं उनको 15% वोट मिले, सीट्स कितनी मिली है? 16। लेकिन अगर प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन होता तो 75% सीट्स आनी थी, 75 सीट्स आनी थी उनके पास। ठीक है, तो इसका मतलब यही हो गया कि आपको सीट्स जो हैं लेजिस्लेचर में इन प्रोपोर्शन, ठीक है, टू योर वोट्स मिलेंगे। आई थिंक दिस इज क्लियर। मूव करते हैं। मिशन कर्मयोगी। ठीक है, इसको देखते हैं। मिशन कर्मयोगी को हम नेशनल प्रोग्राम फॉर द सिविल सर्विसेज कैपेसिटी बिल्डिंग भी कहते हैं। ठीक है, मिशन कर्मयोगी, इसका इसका एम क्या है कि इसने प्रोफेशनल जो है, सिविल सर्वेंट्स जो हैं, ठीक है, उनको अच्छे से ट्रेनिंग देनी है, उनकी कैपेसिटी बिल्ड करनी है। यही इसका काम है। ठीक है, कवर किसको करता है? सारे सिविल सर्वेंट्स को। अगर कॉन्ट्रेक्चुअल भी है उनको भी करता है, यूनियन गवर्नमेंट की, और अगर स्टेट विल कर रही है तो उनको भी। तो इस प्रोग्राम में यही किया जाता है कि यार कैपेसिटी डेवलप कर रहे हो, ट्रेनिंग दे रहे हो, किस तरीके से मॉडर्न आइडियाज़ डेवलप कर रहे हो, लोगों को आप प्रॉब्लम सॉल्विंग सिखा रहे हो। यही है, कुछ नहीं है इसमें एक्स्ट्रा। अब आपने इसमें ये देखना है कि इसका फ्रेमवर्क क्या है। तो सबसे पहले जो इसको देखता कौन है इस प्रोग्राम को, तो प्राइम मिनिस्टर की एक ह्यूमन रिसोर्स काउंसिल है, अपेक्स बॉडी है, वो देखती है। एक कैबिनेट सेक्रेटरीट कोऑर्डिनेशन कमेटी है, यूनिट है। ठीक है, वो मॉनिटर करती है, ओवरसाइट करती है। एक कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन है, इसके बारे में हम नीचे पढ़ेंगे। इसका काम क्या है कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन का? कि ये बताती है, फ्रेमवर्क बना के देती है, ये बताती है ट्रेनिंग कैसे करवानी है, स्टैंडर्ड्स क्या होने चाहिए,
ठीक है, और सुपरवाइज करती है ट्रेनिंग। तो एक स्पेशल वर्कर्स, ये स्पेशल पर्पस व्हीकल है आई गॉट कर्मयोगी, कुछ नहीं है, एक ऑनलाइन ऐप है, ये देख लो। ठीक है, इंटीग्रेटेड गवर्नमेंट ऑनलाइन ट्रेनिंग कर्मयोगी प्लेटफॉर्म। ठीक है, ऑनलाइन पोर्टल है जिसमें आप गाइड करते हो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को। ठीक है, ये जो है, जो उसको यूजर्स हैं उनको मॉनिटर करती है और एवेल्युएट भी करती है की परफॉर्मेंसेस में। तो वही है, ट्रेनिंग करवानी है, नथिंग एज इम्पोर्टेंट। ठीक है, ये याद रख लेना। नेशनल स्टैंडर्ड फॉर सिविल सर्विस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जो है, वो किसने बनाया? कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन ने, जो हमने ऊपर डिस्कस की। आरंभ क्या है? ये फाउंडेशनल कोर्स 2019 में जो है गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था, फर्स्ट एवर कॉमन फाउंडेशनल कोर्स फॉर सिविल सर्विसेज ट्रेनिंग। तो लुबासना में ये जो है फाउंडेशन कोर्स होता है, तो इसको कॉमन कर दिया था सारी सर्विसेज के लिए। कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन ऊपर हमने पढ़ी। ठीक है, 2021 में बनी थी। किसने बनाई थी ये? एक गैजेट किया था इनने, इशू किया था किसने? डीओपीटी ने, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग। इस कमीशन में 3 मेंबर्स होते हैं। ठीक है, और उनका डाइवर्स बैकग्राउंड होता है, तो कोई स्पेसिफिक इसकी क्राइटेरिया नहीं है। लेट्स मूव, मिस इन्फॉर्मेशन नहीं है। अच्छा, आपको ये याद रखना है कि सोशल मीडिया फॉर पीस जो है यूनेस्को का है। ठीक है, भारतीय न्याय संहिता जो है 2023 का, उसमें फेक न्यूज़ के लिए प्रोविजंस भी हैं। अच्छा, वर्ल्ड समिट ऑन द इंफॉर्मेशन सोसाइटी, तो ये देख लेते हैं वर्ल्ड समिट ऑन इंफॉर्मेशन सोसाइटी क्या है। ये एक फोरम है जिसको कौन ऑर्गेनाइज करता है? आईटीयू, यूनेस्को, यूएनडीपी, यूएन, सीटीएडी। होस्ट कौन करता है इसको? आईटीयू और स्विस कन्फेडरेशन। ठीक है, इसका क्या है एम, क्या है? एम ये है कि ये इश्यूज जो हैं, ठीक है, इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज के थ्रू जो रेज हो रहे हैं, उनको एड्रेस करना है। कुछ नहीं, ऐसे हवाई बातें, ये आप नाम से ही समझ जाओगे। ठीक है, वर्ल्ड समिट ऑन इंफॉर्मेशन सोसाइटी। अब आईटीयू जो है, ये इसको को होस्ट करता है स्विस कन्फेडरेशन के साथ मिलके। ऑर्गेनाइज कौन करता है? आईटीयू, यूनेस्को, यूएनडीपी, यूएन, सीटीएडी। इंडिया ने जो था वो पार्टिसिपेट किया था आईटीयू की WSIS +20 फॉरम हाई लेवल इवेंट में 2024 में, जो जिनीवा में स्विट्जरलैंड में हुआ था। +20 का ये मतलब है कि इसको 20 साल हो गए। ठीक है, 20 साल से हो रहा है, तो इसीलिए WSIS +20। अब आप मुझे ये बताएंगे, हमने कल आईटीयू के बारे में पढ़ा था, तो आईटीयू में किस हमारे यहाँ पे इंडिया में कौन सा इनिशिएटिव था या क्या चीज़ थी जिसको आईटीयू ने अवार्ड दिया था? अच्छा, जो न्यू क्रिमिनल लॉज हैं, भारतीय न्याय संहिता 2023, जो आईपीसी 1860 के 1860 के जो है उसने रिप्लेस किया है भारतीय न्याय संहिता। भारतीय नागरिक सुरक्षा सुरक्षा संहिता 2023, सीआरपीसी को उसने रिप्लेस किया है। और भारतीय साक्ष्य अधिनियम अधिनियम उसने इंडियन एविडेंस एक्ट को रिप्लेस किया है। अब इसमें कुछ चीज़ें दी हुई थी, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक दी थी। ठीक है, तो अब स्पेसिफिक दी थी तो आपको ये पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बस आप ये याद रखो कि किसने किसको रिप्लेस किया है। प्लस हो सकता है एग्ज़ाम में कुछ पूछ लें, मेरे को तो नहीं इंपॉर्टेंट लग रहा है, लेकिन पॉसिबल है पूछ लें, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे ये 3 लगा दिए हैं, फोटोज लगा दिए हैं। अब आप यहाँ से जो है इसको सिर्फ एक बार रीड कर लेना, बहुत ज़्यादा इस पर प्रेशर डालने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि मुश्किल है याद होना। ठीक है, लेट्स मूव। टेली कम्युनिकेशन एक्ट 2023 एक एक्ट लाया था। ठीक है, किसके लिए लाया था? टेली कम्युनिकेशन सर्विसेज और टेली कम्युनिकेशन नेटवर्क के लिए। क्या करना है कि जो ये टेली कम्युनिकेशन सर्विसेज और नेटवर्क्स हैं, इनको डेवलप करना है, एक्सपैंड करना है। ठीक है, ये काम है इसका, डेवलप और एक्सपैंड करना है। इसके रिलेटेड है, किसके रिलेटेड? टेली कम्युनिकेशन सर्विसेज और नेटवर्क। इसने कौन से एक्ट रिपील किए? इंडियन टेलीग्राफ एक्ट 1885 और इंडियन वायरलेस टेलीग्राफ एक्ट 1933। क्यों रिप्लेस किए हैं? ऑब्वियसली यार, आज जो टेक्नोलॉजीज़ हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजीज जो आ गई हैं, जो फ़ोन्स वगैरह सब हो गए हैं, वो टेक्निकली बहुत ज़्यादा एडवांस हो गए हैं, तो अब ये जो हैं ये पुराने काम के नहीं हैं।
कुछ फीचर्स देख लेते हैं। ऑब्वियसली इसमें अब नई चीज़ आई है तो नई चीज़ें डिफाइन की होंगी, नई टर्मिनोलॉजीज डिफाइन की होगी। टेलीकम्युनिकेशन क्या होता है, स्पेक्ट्रम क्या होता है, यूजर्स क्या होता है। ROW फ्रेमवर्क बनाया इसने, राइट ऑन वे। तो जैसे आपके टॉवर्स नहीं लगते फोन्स के, केबल्स लगती हैं, ठीक है। तो ये फ्रेमवर्क वही होता है कि उसको किस तरीके से लगाना है, ठीक है। तो इसमें यही बोला है कि नॉन डिस्क्रिमिनेटरी होगा, नॉन एक्सक्लूसिव बेसिस पे होगा, ये सबको जो है इसमें शामिल करेंगे। सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो नोटिफाई कर सकती है स्टैंडर्ड्स और मेजर्स कि किस तरीके से आपने नेटवर्क देना है। ये प्रोटेक्शन ऑफ यूजर बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो आपको प्रायर कंसेंट लेनी पड़ेगी कि अगर आप कोई एडवर्टीजिंग मैसेज कर रहे हो तो उसके लिए, ठीक है। तो मतलब आप प्रायर कंसेंट होगी, कुछ भी स्पैम करके नहीं हमें भेज देते, तो उसके लिए एक प्रायर कंसेंट लेनी पड़ेगी। सेंट्रल गवर्नमेंट जो है हमें उसके प्रोटेक्ट कर रहा है यूजर्स को। अच्छा, एक यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड था, उसका स्कोप एक्सपेंड किया। अब उसका नया नाम है डिजिटल भारत निधि। सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर है डिजिटल भारत निधि। किस पहले क्या था, इसको क्या बोलते थे, यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड। अब क्या है, डिजिटल भारत निधि। कौन कंट्रोल करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट। अब इसका क्या काम होगा, ये सपोर्ट करेगी रिसर्च और डेवलपमेंट को टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज में। लेट्स मूव इंडियन द पोस्ट ऑफिस एक्ट 2023 जो है वो आ गया है, ठीक है, इफेक्ट में आ गया। उसने रिपील किया था इस एक्ट को, ठीक है। इंडियन पोस्ट ऑफिस एक्ट जो है 1898 का। क्या हुआ, इसने ये बना दिया कि एक डायरेक्टर जनरल होगा पोस्टल सर्विसेज का, जो इंडियन पोस्ट को जो है, इंडिया पोस्ट को जो है वो हेड करेगा। रूल रेगुलेशंस वगैरह बनाएगा। नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, एक चीज़ इंपॉर्टेंट थी कि गवर्नमेंट के पास पावर होगी कि वो इंटरसेप्ट कर सके पोस्टल आर्टिकल्स। तो जो हम कुछ किसी को करते हैं, भेजते हैं सामान पार्सल वगैरह, तो उसको इंटरसेप्ट कर सकती है गवर्नमेंट। कौन से बेसिस पे कर सकती है, सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट, फ्रेंडली रिलेशन विद द फॉरेन स्टेट्स, पब्लिक ऑर्डर, इमरजेंसी और पब्लिक सेफ्टी। नेक्स्ट ये देख लेंगे कि ब्रिटिश एरा में क्या था पोस्टल सिस्टम का। तो जो फर्स्ट पोस्ट ऑफिस था ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1727 में स्टार्ट किया था। लॉर्ड डलहौसी ने जो इंडियन पोस्ट ऑफिस थे उनको एक सेपरेट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस का दर्जा दिया था, उस हिसाब से रिकॉग्नाइज किया था। तो जो प्रेजेंट जनरल पोस्ट ऑफिस कलकत्ता में है, वो फर्स्ट फोर्ट विलियम है, वहीं पे बना है। अच्छा, 74th ये देख लीजिए। जो इस बार लोकसभा इलेक्शन हुआ है उसमें 74 वुमेन जो है, ये 18th लोकसभा इलेक्शन था, इसमें 74 वुमेन जो है वो इलेक्ट होके गई हैं। ये कितना परसेंटेज है, 13.6%। मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट नहीं, फिर भी आप याद रख लो कि पूछ लें, मोर देन 20% फीमेल्स आर इलेक्टेड इन दिस लोकसभा। तो इस चीज़ का याद रखें, 13.6%। राज्यसभा में 14% है, और ग्लोबली जो है वो 26% है। तो हम ग्लोबल लेवल पे कम है। कुछ स्टेप्स देखते हैं। नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2003, जो 106 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था। तो इसने यही चीज़ बोली कि 1/3 जो सीट्स होंगी लोकसभा में और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज में, वो वुमेन के लिए रिजर्व होंगी। 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ने ये चीज़ बोली थी कि जो 1/3 सीट्स हैं म्यूनसिपलिटी और पंचायत में, वो वुमेन के लिए रिजर्व होंगी। SDG 5.5 आपको याद रखना है, ये वुमेन के रिलेटेड है। ये कहता है कि हमें उनकी पार्टिसिपेशन जो है वो इफेक्टिव पार्टिसिपेशन इन्वॉल्व करनी है डिसीजन मेकिंग में, इन पॉलिटिकल एंड पब्लिक लाइफ। अच्छा, सेल्फ डिक्लेरेशन जो है, अब मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग ने जो है ये चीज़ बोली है कि सेल्फ डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट जो है मैंडेटरी है फॉर ऑल न्यू एडवर्टीजमेंट्स। तो ऑब्वियसली जो लोग एडवर्टीज कर रहे हैं वो एक सेल्फ डिक्लेयर्ड सर्टिफिकेट देंगे, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्ट किया था। अब किस लिए देना है, कि ऑब्वियसली कि इसमें हम कोई मिसलीडिंग क्लेम्स नहीं है हमारे पास, हम जो है गाइडलाइंस फॉलो कर रहे हैं सारी। अब ये हमें सबमिट कहाँ करनी है, तो ब्रॉडकास्ट सेवा पोर्टल है वहाँ पे करनी है, टीवी और रेडियो के लिए। द प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया पोर्टल जो है उसमें प्रिंट और डिजिटल मीडिया वगैरह के लिए वहाँ पे हमें सबमिट करनी है डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट। प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। स्टैट्यूटरी नॉन क्वाज़ी जुडिशियल ऑटोनोमस अथॉरिटी है। कौन से एक्ट के अंदर बनी थी, द प्रेस काउंसिल एक्ट 1978।
रोल क्या, ऑब्वियसली आपने प्रिजर्व करना है फ्रीडम ऑफ प्रेस को, स्टैंडर्ड्स जो हैं उनको बढ़ाना है और मेंटेन करना है न्यूज़पेपर और न्यूज़ एजेंसीज को जो। अच्छा, काउंसिल जो है उसमें क्या है, चेयरमैन जो है, एक चेयरमैन होगा और 28 मेंबर्स होंगे। चेयरमैन जो होगा वो रिटायर्ड जज होगा सुप्रीम कोर्ट का। वो उसको कौन नॉमिनेट करेगा, एक कमेटी करेगी। उस कमेटी में मेंबर कौन कौन होंगे, चेयरमैन होगा राज्यसभा का, स्पीकर होगा लोकसभा का, और जो ये 28 बंदे हैं इनमें से कोई एक बंदा होगा। थैंक यू सो मच, दैट्स इट फॉर टुडे, गॉड ब्लेस यू।